नमस्कार, मैं रविश कुमार। सोमवार को दिल्ली में जो लोग शराब खरीद कर लाए थे वो मंगलवार को खुश हो सकते हैं कि उन्होंने 70% कम दाम में शराब खरीदी, छूट में, क्योंकि मंगलवार से दिल्ली में शराब 70% महंगी हो गई। तेलंगाना ने भी शराब की कीमतों में 50% से अधिक की वृद्धि करने का फैसला किया है। कर्नाटक में सोमवार को 48 करोड़ की शराब बिक गई। जैसा कि मशहूर गजल गायक जगजीत सिंह ने अपनी एक मशहूर गजल में गाया है, तुम अपना कारोबार करो, मैं नशे में हूं। बैशाख 15 मंगलवार, शाके 1942, विक्रम संवत 2077 और ईस्वी सन 2020 5 मई। भारत की राजधानी यानी विश्वगुरु भारत की आत्मा, वो आत्म केंद्रित शहर दिल्ली, यहाँ के कृष्णा नगर नामक मोहल्ले के ये नागरिक सिर्फ शराब के लिए लाइन में नहीं लगे हैं। कोरोना संकट में सूखती अर्थव्यवस्था की मुरझाई जड़ों में पैसा भी डाल रहे हैं। तभी तो इनके योगदान को महत्वपूर्ण जान नागरिक ने जमीन से ही पुष्प वर्षा की योजना बनाई है। ये मामूली दृश्य नहीं है। पीने वालों को शराबी नशेड़ी बोलकर जाने क्या क्या कहा गया, उन्हें कितना अपमानित किया गया। किसने सोचा था कि शराब पीने वालों पर फूल बरसाएंगे। यह महान दृश्य ऐतिहासिक व भारतीय है। कोरोना काल का सबसे मौलिक दृश्य है। मेरी आंखें नम हो गई हैं, तुम अपना कारोबार करो, मैं नशे में हूं। महान जगजीत सिंह की यह लाइन मंत्र की तरह गूंजती चली जा रही है। आज जब यह व्यक्ति पुष्प वर्षा कर उन्हें सम्मानित कर रहा है, शराब पीने की पाश्चात्य संस्कृति जम्बू द्वीपीय अर्थात भारतीय हो रही है। बक्सा भर शराब लेकर जाने का सुख तुम क्या जानो रमेश बाबू। अब इस वीडियो को देखिए। देह से दूरी के लिए बनाए इस गोले में खड़े लोग भले सावधान की मुद्रा में नहीं हैं, मगर कोरोना से सावधान प्रतीत होते हैं। पीने का अपना अपना कल्चर होता है। पल में महान दृश्य कब बदल जाए पता नहीं होता है। जैसे वाइन शॉप के बाहर लोग कितनी शांति से उस अल्कोहल को लेने आए हैं जिससे सैनिटाइजर भी बनता है। मास्क ने इतनी सुविधा तो दी है कि चेहरा ढककर आप दिन में लाइन लग सकते हैं। मॉर्निंग शो की लाइन में पकड़े जाने का डर 2020 की स्मृतियों से हमेशा के लिए गायब हो चुका है। तभी लाठी चार्ज की रूटीन घटना के कारण लाइन में लोग भागने लगते हैं। याद रखिएगा, लाइन में जान नहीं बचती है, जान बचाने के लिए लाइन तोड़कर भागना पड़ता है। आहा, हे महान कवि वर्ड्सवर्थ, हे महान कवि कालिदास, हे महान कवि रघुवीर सहाय, आप भी कुछ कहेंगे या सारा रविश कुमार कहेगा? सूरज निकलने से पहले लोग शराब के लिए निकल पड़े हैं। आह, आहा, ओहो। कितनी देर से खड़े हैं वहाँ पे आप? मैं 4 बजे से खड़ा हूँ। सुबह 4 बजे से? हाँ जी। शराब महंगी हो गई है 70 रुपए, 70%। तो लग नहीं रहा है कि महंगी हो गई, खरीद पाए? महंगी हो गई, लेकिन बाद में इन्होंने वो लगाया ना, यहाँ पे स्लिप लगाई है, सुबह लगाई स्लिप। गलत काम करा सरकार ने। एक तो शराब मिल नहीं रही, ऊपर से और महंगी कर दी। सुबह 4 बजे से आप इंतजार कर रहे हैं शराब के? हाँ जी। ऐसा क्यों? बस लेनी थी, बहुत दिन हो गए थे, मैंने ले लें 2-3 बोतल, लेकिन ये तो अपने अपने आदमी को निकलवा के ठेके वालों ने बंद करवा दिया। देखो सर, शराब के ठेके तो बंद ही नहीं होने चाहिए थे। जैसे राशन की दुकानें खुली हैं ऐसे ये भी खुली होनी चाहिए थी। शायद आज इतनी भीड़ नहीं होती। टाइमिंग होनी चाहिए थी सुबह 10 बजे से 7 बजे तक। ये अगर ठेके पहले खुले होते या बैरिकेडिंग की होती तो इतनी भीड़ ना होती। पुलिस अगर प्रशासन अगर इनको 10-10 आदमी करके आगे भेजती तो इतनी भीड़ नहीं होती।
भारत में कोरोना का संकट नए नए महान और भव्यतम दृश्यों की रचना कर रहा है। आजकल जब भी कोई संकट राष्ट्रीय घोषित होता है, योगदान महत्वपूर्ण हो जाता है। देहदान से भी बड़ा हो चुका है योगदान। अगर आप योगदान करते हुए पाए गए तो आपकी शान में मुमकिन है कि बैंड बाजा बजवाया जाएगा। इसीलिए आप पेट्रोल नहीं भराते हैं, अब आप अर्थव्यवस्था में योगदान करते हैं। आप ज्यादा योगदान कर सकें इसलिए दिल्ली सरकार ने आपके लिए डीजल 7 रुपए 10 पैसे और पेट्रोल 1 रुपए 67 पैसे महंगा कर दिया है। दुनिया के बाजारों में कच्चा तेल पानी हो गया, दिल्ली के बाजार में डीजल पेट्रोल ने अपनी खोई हैसियत बचा ली है, अपना दाम बढ़ा लिया है। उम्मीद है पेट्रोल पंप पर जब लोग जाएं तो कोई पुष्प वर्षक मिल जाए। आप भी थोड़ा इंतजार कर लें, पुष्प वर्षक आता ही होगा। इन फैसलों का स्वागत करना सीख लीजिए। मिडिल क्लास के हाई क्लास होने का टाइम आ गया है। असर किस तरह का पड़ेगा आपके ऊपर इसका? वैसे नहीं, पहले भी 4-5 रुपये बढ़ रहे थे, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। अब 1 रुपये बढ़ गया तो क्या दिक्कत? असर तो पड़ेगा जी, महंगाई तो बढ़ रही। लॉकडाउन में 1-1 रुपया मतलब बहुत ज़्यादा मतलब वो अहमियत रखता है। फर्क तो पड़ता है सर। कमाई वैसे भी ज़्यादा नहीं है इस समय कमाई पर। वैसे भी ज़्यादा नहीं है और इसमें काम कर रहे हैं हम लोग सर। नहीं भैया, फ़र्क तो पड़ता ही है, हमको नहीं, गरीब आदमी को तो पड़ता ही है। हम लोग भी मिडिल क्लास आदमी हैं। अच्छा। किसी तरीके से गाड़ी खरीद के चलाते हैं। अच्छा। आज तो अपनी वाइफ को लेने आए हैं इतनी दूर। दुनिया भर में अगर मजदूरों का इतने व्यापक पैमाने पे कहीं माइग्रेशन यानी पलायन चल रहा है तो वो भारत है, जिसकी पैदाइश का कारण तालाबंदी है। तालाबंदी कितनी सफल रही यह तय करेगा प्रोपेगेंडा, मगर सच्चाइयां अपना रास्ता ढूंढती रहेंगी। लोगों ने वीडियो चिट्ठियां शुरू कर दी हैं। हैदराबाद से बिहार के मजदूरों ने बिहार के मुख्यमंत्री को एक वीडियो चिट्ठी भेजी है। वो चिट्ठी उमा सुधीर के जरिए हम तक पहुंची है, लेकिन मजदूरों ने जो सीखा है वो कायदा इस चिट्ठी में नहीं भूले। भले ही सरकारों ने जो सीखा था लोगों की सेवा करने का, वो भूल चुकी है। इसलिए इस वीडियो चिट्ठी में मजदूरों ने अपनी बात सेवा में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की औपचारिकता से शुरू की है। सेवा में श्रीमान नीतीश कुमार जी से निवेदन है कि हम अस्थाई सिद्धिपेट हुस्नाबाद में मेगा कंपनी में काम करते हैं। करीब 200 वर्कर काम करते हैं। हमें यहाँ खाने पीने की तकलीफ़ हो रही है। यहाँ पर हमारी कोई मदद और कोई सुनवाई नहीं कर रही है। पुलिस प्रशासन से भी हमने हेल्प करने की मदद चाहा, लेकिन वो लोग भी हमें मदद नहीं कर रहे हैं। कृपया, हम बहुत तकलीफ़ में हैं। हमारे नीतीश जी से सर्व निवेदन है कि हमारे फंसे लोगों को हेल्प करें, हमें घर जाने का प्रबंध करें और मदद करें। हमारी विनती है, कृपया हम लोग को ये मुसीबत से बाहर निकालें। कृपया हमारे हेल्प करें। हमारे सभी वर्कर के तरफ से विनती है माननीय नीतीश कुमार जी से। एक धारणा फैलाई गई है कि जो लोग शराब की दुकानों के बाहर लाइनों में लगे हैं ये वही मजदूर हैं जो कल तक खुद को लाचार बता रहे थे और जिनके पास लौटने के लिए टिकट के पैसे नहीं हैं। ये धारणा सही नहीं है। लाइन में लगने वालों का क्लास अलग है और घर जाने वालों की लाइन में लगने वालों का क्लास अलग है। मीडिया ने भले ही एक ही चश्मा सबके लिए बना लिया है, मगर मजदूर जानते हैं कि उनकी लाइन अलग है। जिस तालाबंदी का मकसद ये था कि जो जहां है वहां रुक जाए, इस तालाबंदी ने नतीजा ये पाया कि जो जहां है वहीं से चलना शुरू हो जाए। हम कर्नाटक की खदान में, संगमरमर की खदान में काम करने वाले मजदूरों की व्यथा आप तक लाना चाहते हैं। 1,60,000 रुपए हैं। 2000 और 500 के नोट को देखिए, 1 लाख से अधिक मजदूरों ने अपनी जेब से निकाला है ताकि कर्नाटक के कोप्पल से मध्य प्रदेश के शिवपुरी और मुरैना का सफर तय कर सकें। और ये पैसा उनका ही है, इसलिए उन्होंने अपने मोबाइल से वीडियो भी बना डाला है। ये सरकार का छापा हुआ है मगर सरकार का दिया हुआ नहीं। एक आदमी ने बस के लिए 5,000 रुपए किराए पर दिए हैं। सफर 1600 किलोमीटर का 3 बसें किराए पर लेकर निकले हैं।
जहां इन्हें रखा गया था वहां कोई शिकायत नहीं, प्रशासन का शुक्रिया भी अदा करते हैं। लेकिन महामारी का डर सवार हो गया, पैसा खत्म होने लगा तो भरोसा कमजोर पड़ने लगा। लिहाजा 1600 किलोमीटर के सफर पर निकल पड़े। धर्मेंद्र ने बताया था कि उनके जानने वाले कुछ लोग कर्नाटक से मध्य प्रदेश के लिए पैदल भी निकले हैं। उसने यह भी बताया कि 32 लोगों की एक बस से 1,60,000 रुपया लिया गया किराए का। दूसरी बस ने 29 लोगों के लिए 1,45,000 रुपये किराए लिए। तीसरी बस के करीब 20 लोगों से पैसा नहीं लिया जा सका क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था। इस आर्थिक संकट में कर्नाटक से मध्य प्रदेश के शिवपुरी तक पहुंचने के लिए मजदूरों को अपनी जेब से 5,000 रुपए देने पड़े। इनकी कहानी एक और है। 28 मार्च को तालाबंदी के बाद ये लोग ट्रक किराया पर लेकर निकले थे। ट्रक पकड़ा गया, मगर उसके लिए जो उन्होंने 1.5 लाख रुपए किराए पर दिए थे वो पैसा नहीं मिला। 15 से 20,000 रुपए महीने का कमाते हैं। बचत का कितना हिस्सा इनका घर तक पहुंचने में लुट गया और उड़ गया, इसका कोई हिसाब नहीं। हमने धर्मेंद्र से ही कहा, जो इस बस में सवार हैं, कि आप अपने मोबाइल फोन निकालें और जो बताना चाहते हैं, जिसका भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जिससे भी शिकायत करना चाहते हैं, उन सब जानकारियों के साथ अपनी यात्रा का वीडियो विवरण भेज दें। बेंगलोर से ज़्यादा नहीं तो 400-500 किलोमीटर आ गए हैं। यहाँ पे एक चेक पोस्ट है, उस चेक पोस्ट के पास ना ठहरे हुए हैं और हमें यहाँ से पुलिस जाने नहीं दे रही है। मतलब हमको जो ट्रक वाला था वो भी भाग गया। तो खाने का मतलब समस्या हमें ये है कि हमें कैसे भी करके हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं, मोदी जी से, सबसे, कि हमें घर पे पहुँचाया जाए। खाने को यहाँ पे गाँव वाले व्यवस्था कर रहे हैं, कब तक हमारी गाँव वाले सहायता करेंगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कब तक करेंगे? 1,60,000 रुपये है ये हम डाल रहे हैं बस का भाड़े के लिए, जो हम यहाँ से कोपर डिस्ट्रिक्ट से जा रहे हैं गांव MP के लिए। कल से कोई भी खाना नहीं मिला है, भूख से सब लोग बहुत परेशान हैं, भूख से बहुत परेशान हैं। भूख के लिए बहुत सारी तकलीफ उठानी पड़ रही है हमको। सब लोग हम बस में आ रहे हैं पर भूख के लिए बहुत परेशान है। कल सुबह 9 बजे का नाश्ता किया है, उसके बाद कोई भी मतलब हमने खाना पीना कुछ नहीं खाया। कांग्रेस के कार्यकर्ता MP से माननीय श्रीमान रानवास विधायक जी, वो हमारी फुल सपोर्ट कर रहे हैं। उन्हीं की वजह से हमने मंजिल पार की है। 40 दिन पहले तालाबंदी के समय सरकार और सरकारें जिस तरह से आश्वस्त थीं, अब उनका भरोसा धीरे धीरे कमजोर होने लगा है, खासकर अर्थव्यवस्था की चरमराती हुई स्थितियों के कारण। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि कोरोना महामारी ने अपनी गति, अपना प्रसार रोक दिया है। 5 मई की सुबह जो 9 बजे के ठीक पहले बुलेटिन आती है, उसका जो डेटा है वो चिंता में डालने वाला है। पिछले 24 घंटे में इतनी ज्यादा मरीजों की संख्या पिछले 40 दिनों में कभी भी नहीं बढ़ी। 3900 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। इसलिए सावधानियों में अगर आपने लापरवाही की तो जिंदगी आपकी दांव पर लगेगी। सरकार को फिर भी टैक्स मिल जाएंगे, शराब की दुकान खुल गई है। 24 घंटे में 195 लोगों की मौत कोविड-19 से हुई है। यह भी अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसके पहले 24 घंटे में मरने वालों की संख्या अधिक से अधिक 83 तक ही पहुंची थी। 24 घंटे में 195 लोगों की मौत के साथ मरने वालों की कुल संख्या 1568 हो गई। 3900 नए केस के साथ कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 46,433 हो गई है। बीमारी के बढ़ने की रफ्तार के हिसाब से भी देखना चाहें तो देखिए, अभी तक यह महामारी कुछ हफ्तों से 5 से 6% की रफ्तार से बढ़ रही थी। मंगलवार सुबह का जो आंकड़ा आया है बता रहा है कि महामारी की वृद्धि की दर बदल गई है, 8.39% हो गई है। इसलिए आप इन आंकड़ों को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। महामारी का खतरा हमसे नहीं टला है। इन 40 दिनों में कहां तो हम इस स्थिति में होते
कि इनके प्रसार की गति को काबू में पा लिए होते, लेकिन पिछले 24 घंटे की संख्या डराने वाली है। संख्या लगातार बदल रही है, इसलिए हमने मंगलवार की सुबह का डेटा आपकी सुविधा के लिए लिया है, लेकिन लगातार बदल रही है और हमारे चैनल के टिकर पर वो लगातार दिख भी रही है। लघु व मध्यम उद्योग की श्रेणियां भारत की अर्थव्यवस्था की जान है। 24 मार्च की तालाबंदी के बाद उनकी हालत आईसीयू में चली गई है। उसके पहले भी उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं थी। इस दौरान जब कोई आर्थिक गतिविधियां नहीं हो रही है, छोटे छोटे कारोबारी बैंक का लोन चुकाने के लिए मजबूर हैं, जीएसटी दे रहे हैं, उनके बही खाते में कर्ज का पैसा बहुत बड़ा होता जा रहा है, वो एक तरह से कर्ज में डूबते चले जा रहे हैं। और अब तो वो कहते हैं कि सरकार ने कानून बनाया है कि उन्हें सैलरी देनी पड़ेगी। अब उन्हें इस बात की परवाह नहीं है, जब पैसा नहीं तो हम सैलरी कहां से ला कर दें। जिसे जेल भेजना है वो जेल भेज दे। सौरभ की ये रिपोर्ट देखिए। वायरिंग हार्नेस बनती है, तो उससे इससे हम इसका मटेरियल यूज होता है वायरिंग हार्नेस को बनाने में। नोएडा में 1978 से पॉलीफ्लेक्स यानी तार बनाने की फैक्ट्री चलाने वाले 67 साल के वीके सेठ हमें नोएडा के सेक्टर 6 में अपना गोदाम दिखा रहे हैं। माल बोरियों में भरा पड़ा है और अब खराब हो रहा है। वीके सेठ बताते हैं कि इन्होंने इस महीने कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया और यही हालात रहे तो फैक्ट्री बंद करने की नौबत आ जाएगी। हमारा कुछ मटेरियल ऐसा है कि कुछ चूहे काट जाते हैं, खराब हो जाता है, और जो नीचे पड़ा होता है वो सीलन की वजह से मटेरियल खराब हो जाता है। लोगों की पेशेंस खत्म होती जा रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कह दिया कि सर इसके बाद हम फैक्ट्री नहीं चला पाएंगे, अगर ये हालात इसी तरह रहा हमारे बस का नहीं, हम फैक्ट्री चला पाएंगे, इतने लॉसेज हमारे हो रहे हैं। नोएडा के अमित गुप्ता को बिहार और यूपी सरकार ने बाढ़ रोकने के लिए काम में आने वाले मिट्टी के बोरे तैयार करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, लेकिन पिछले 1 महीने से सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। अमित गुप्ता का कहना है कि अगर ये बोरे तैयार नहीं हुए तो लोग कोरोना से ज्यादा बाढ़ में मर जाएंगे। लेबर की जो पेमेंट सैलरीज की दिक्कत आ रही है बहुत ज़्यादा, कि अब काम चालू नहीं होगा तो सैलरीज कैसे देंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि हम लोग जो भी बाढ़ नियंत्रण में काम होता है, बाढ़ को रोकने के लिए हम लोग जियो वैक्स और गेविन सप्लाई करते हैं, जो कि गोरखपुर, गोंडा, लखीमपुर खीरी, पूरा बिहार, असम, और अभी आपको मालूम है कि 1 जून से सब जगह बाढ़ आने का टाइम चालू हो जाता है। तो अगर हम लोग वैक्स सप्लाई नहीं कर पाएंगे तो वहाँ पर बाढ़ आ जाएगी और लाखों आदमी जिंदगी खो देंगे। सरकार ने आदेश दिया था कि लॉकडाउन के दौरान सभी कंपनियां कर्मचारियों को वेतन देंगी, लेकिन काम बंद है। पहले से ही आर्थिक मंदी से जूझ रहे एमएसएमई सेक्टर ने मार्च महीने का वेतन तो दे दिया, लेकिन अप्रैल के लिए सबने हाथ खड़े कर दिए हैं। वेतन देने के पैसे नहीं है, सरकार चाहे तो जेल भेज दे। आज की डेट में हमारे पास एक भी पैसा नहीं है, तो हम कहां से किसको पैसा देंगे। आप वहां से आदेश बैठ के निकाल देते हो कि आपको इतना पैसा देना है, पर क्या आपने उद्योगपति की दर्द समझा, उद्योगपति की मजबूरी समझी कि आज उसके क्या हालात हैं। कोई भी उद्योगपति 98% व्यक्ति बैंक से लोन लेके अपनी इंडस्ट्री चलाता है, और जब वो इंडस्ट्री चलाता है तो आपको राजस्व पूरा देता है, सैलरी पूरी देता है, बिजली के बिल पूरे पे करता है, उसके बाद कहीं 2 पैसे वो अपने घर लेके जाता है। आज लॉकडाउन के चक्कर में भी उसके ऊपर ब्याज बैंकों का चल रहा है। आपने डेफर करवा दिया, आपने जीरो नहीं कराया। हमारी सरकार से बार बार ये मांग थी कि इसको जीरो करवाया जाए। नोएडा में अब 33% कर्मचारियों के साथ उद्योग चलाने की इजाजत है, लेकिन गाइडलाइन ऐसी हैं जिनमें फैक्ट्री चलाना मुश्किल है। जैसा नोएडा में दिल्ली या आसपास के शहरों से कर्मचारी काम पर नहीं आ सकते। जो नोएडा में हैं, उनके आने जाने की व्यवस्था भी इन निजी उद्योगों को ही करनी होगी। हमें अभी तक यही नहीं पता कि हमें कितने इंडस्ट्री के किसी एंटरप्रेन्योर को कितने श्रमिक वहाँ पर हमें कहाँ अप्लाई करना है, कहाँ से हमको पास मिलेंगे। क्या दिल्ली में जो हमारे श्रमिक रह रहे हैं वो उनको आने के लिए परमिट होगा? जो फरीदाबाद में हमारा मैनेजरियल स्टाफ रह रहा है, क्या उनको यहाँ पर आना इजी रहेगा? अभी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो शायद हमें नहीं पता है। नोएडा औद्योगिक संघ के मुताबिक पूरे नोएडा, ग्रेटर नोएडा में 10,000 से ज़्यादा उद्योग हैं, जिसमें 8 से 9 लाख से ज़्यादा श्रमिक काम करते हैं।
और हर साल सिर्फ नोएडा से सरकार को लगभग 18,000 करोड़ का टैक्स प्राप्त होता है। ये फैक्ट्रियां शुरू तो हो रही हैं, पर यहां काम करने वाले मजदूर भूख से परेशान होकर या तो जा चुके हैं या जाने का इंतजार कर रहे हैं। सवाल यही है कि इन उद्योगों में काम करने के लिए मजदूर कहां से आएंगे। पहले नोटबंदी, फिर जीएसटी और अब ये कोरोना के चलते लंबा लॉकडाउन। सबसे ज्यादा मार इन लघु और मध्यम उद्योगों पर पड़ी है। लेबर जा चुकी है, काम करने वाला कोई है नहीं, गाइडलाइंस क्लियर नहीं है, तमाम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जो इन्हें फेस करनी पड़ रही है। अब यही देखना होगा कि कब वापस इन बंद पड़ी फैक्ट्रियों में मशीनों का शोर गूंजेगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। नोएडा में शशिकांत झा और अरविंद उत्तम के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त अभिजीत बनर्जी से बात की। अभिजीत बनर्जी ने इस बातचीत में बताया कि सरकार को लघु व मध्यम उद्योगों को बचाने के लिए क्या करना चाहिए। एक सुझाव निकलकर आया है कि एक क्वार्टर यानी एक तिमाही यानी 3 महीने का लोन माफ कर देना चाहिए, वो हिस्सा सरकार को देना चाहिए, वरना गली गली में अच्छे खासे लोग बेरोजगार होते हुए आपको नजर आएंगे। So we could do a bit more than that so that you don't actually have to pay for a quarter where you never pay. It's not just a matter of rescheduling it, just permanently cancel it. We could do that, but beyond that, I think it's not clear that targeting the MSME sector is the right channel. It's more reviving demand, giving money in the hands of everybody so that they go buy in the stores or they buy consumer goods. The MSME sector produces a bunch of stuff that people will want. आपने सुना होगा कि बार बार ये चेतावनी दी जाती है कि कोरोना का प्रसार ना हो, इसके लिए अपने हाथ साफ रखें और साबुन से या सैनिटाइजर से इसे 20 सेकंड तक आप इसे धोएं ताकि जो वायरस है, विषाणु है, वो हाथ से निकल जाए। पर क्या सबके लिए पानी है? इसी महामारी के बीच में तापमान भी बढ़ता जा रहा है। देश के कई इलाकों में पानी का संकट पैदा होना शुरू हो गया है, जिस तरफ हमारा अभी ध्यान नहीं गया है। जो लोग सिर्फ शराब की दुकानों के बाहर लगी लाइनों को दिखा रहे हैं, उन्हें ये लाइन भी अब दिखानी पड़ेगी कि आम आदमी उस पानी को लाने के लिए अभी से ही 3-3 किलोमीटर की यात्राएं शुरू कर चुका है। अब आप इस वीडियो में देखिए कि पानी के लिए महिलाएं कितने गहरे कुएं में और किन रास्तों से उतर रही हैं। इसी पानी से तो हैंड वॉश करना है आफ्टर एवरी 20 मिनट्स लेकिन गांव की औरतें इस पानी को लेने के लिए 3 किलोमीटर पैदल चलकर आई हैं, जान जोखिम में डाल रही हैं। बगैर पानी का इंतजाम किए हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के स्लोगन में बहक रहे थे। महाराष्ट्र का बीड जिला है, कई इलाकों में पानी का संकट गहराया है। धारूर तहसील में उमेरवाड़ी गांव का यह वीडियो है, आप देख रहे हैं और समझिए कि आने वाले दिनों में हम सबको इस एक चुनौती से भी लड़ना होगा जब पानी कम हो जाएगा और हाथ साफ नहीं हो पाएगा। एक और समस्या पैदा हो रही है क्वारंटीन सेंटर से। क्वारंटीन के लिए भी अलग अलग नियम बनाए गए हैं। कहीं 14 दिनों के लिए क्वारंटीन किया गया है, कहीं 21 दिनों के लिए, और कहीं पर 21 दिनों से ज्यादा हो गए हैं मगर उन्हें छोड़ा ही नहीं जा रहा है। कई तरह की प्रक्रियाओं में लोग उलझे हुए हैं। इन क्वारंटीन सेंटर के भीतर भी कई तरह की अव्यवस्थाएं जन्म ले चुकी हैं और नतीजा ये हो रहा है कि अब यहां से भागने की खबर आने लगी है। ये वीडियो दिल्ली का है, सोमवार का है, विष्णु गार्डन का एक स्कूल का है, जहां पर 24 मार्च की तालाबंदी के बाद अपने घर लौट रहे मजदूरों को पकड़कर लाकर रखा गया था, मगर ये मजदूर दीवार फांदकर, गेट फांदकर भागने लगे क्योंकि भीतर की अव्यवस्थाएं या बाहर निकलने की जो बेचैनी है वो इन्हें एक तरह से गेट के ऊपर ले आई है। दिल्ली का ये वीडियो सोमवार। अब दूसरा वीडियो बिहार के कटिहार के ऋषि भवन क्वारंटीन सेंटर का है। आप देखिए कि किस तरह से
पीछे के रास्ते से लोग उतर रहे हैं, खिड़कियों के रास्ते से दीवारें फांदकर गलियों में भाग रहे हैं। स्थानीय लोगों ने ये वीडियो बनाकर हम तक पहुंचाया है। और यही नहीं, भीतर खाने पीने के इंतजाम इतने खराब हैं कि मददगार गली के रास्ते में खड़े होकर खिड़कियों से खाने को उछाल रहे हैं और एक कैदी की तरह से जो लोग हैं वो हाथ बाहर निकालकर कैच कर रहे हैं, बिहार की भाषा में लोक रहे हैं। ये लोक लिया गया है खाना जो आपके दृश्य पर आप देख रहे हैं। तो ये भी एक संकट है जो हम सब के लिए चुनौती बनकर सामने आ रहा है कि अगर क्वारंटीन सेंटर को भी हम बेहतर नहीं कर पा रहे हैं तो सोचिए कि इन 40 दिनों में हमने क्या पाया। क्या हमने अपनी इन व्यवस्थाओं को लड़ने लायक बनाया, या फिर जैसा कि कहा जाता है प्रोपेगेंडा की भी एक सीमा होती है, उसकी भी ऊर्जा खत्म हो जाती है। कहाँ से आए हैं? पंजाब से। अब हम लेते हैं एक ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हम रिटेल सेक्टर में किस तरह की चुनौतियां आई हैं उसके बारे में प्रवीण खंडेलवाल से बात करेंगे। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT ने कहा है कि 40 दिनों की तालाबंदी के कारण रिटेल सेक्टर को 5.5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। 7 करोड़ लोग भारत भर में रिटेल सेक्टर से जुड़े हुए हैं। प्रवीण खंडेलवाल जो इसके नेता हैं, उनका कहना है कि इस संकट के कारण आने वाले कुछ महीनों में 1.5 लाख लोगों को हमेशा के लिए अपनी दुकानें बंद करनी पड़ेगी, उन्हें किसी और धंधे या गरीबी रेखा से नीचे जाना होगा। प्रवीण खंडेलवाल हमारे साथ हैं। प्रवीण जी, आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल यही है कि जो 5.5 लाख करोड़ का नुकसान आप बता रहे हैं, तो उन बड़ी संख्या के नीचे जो व्यापारी लोग हैं अलग अलग, वो किस तरह की परिस्थितियों में घिर गए हैं? मैं ये फीडबैक आपसे जानना चाहता हूं। 2-4 किस्सों के जरिए बताइए कि किस तरह का उसको दिक्कतें आई हैं। रवीश जी, समस्या एक हो तो मैं आपको गिनाऊं, इतनी समस्या है। मैं आपको कुछ उनमें से मोटी समस्याएं बताता हूं कि पहली समस्या तो ये है कि हमारे प्रतिष्ठान बंद है, लेकिन सरकारों ने हमको आदेश दिया कि हमें अपने कर्मचारी का वेतन उसको देना पड़ेगा, वो काम पर तो आएगा नहीं। तो किसी भी तरीके से हमारे व्यापारियों ने मार्च का तो वेतन का भुगतान कर दिया, लेकिन अप्रैल का भुगतान हम कैसे करेंगे, ये हमारे सामने एक बड़ा विषय है। क्योंकि हमारा जो व्यापार में इनफ्लो था वो बंद हो गया और आउटफ्लो चालू है, तो व्यापार कैसे चलेगा? ये तो पहला विषय हुआ। दूसरा हमारे जो अकाउंट है बैंकों के साथ में, जिस पर हमने लोन लिया हुआ है, वो लोन की सरकार ने उसका इंटरेस्ट तो डेफर कर दिया, लेकिन फिर भी हम लोगों को लॉकडाउन के पीरियड में जो भी हमारे लोन लिए हुए हैं, या जो हमारा टर्म लोन अकाउंट है, या CC अकाउंट है, या OD अकाउंट है, उसमें जो इंटरेस्ट पड़ेगा वो इंटरेस्ट हमको बैंकों को देना पड़ेगा। ये ठीक है कि आज हमें नहीं देना पड़ रहा है, सरकार ने उसको डेफर कर दिया, लेकिन उस इंटरेस्ट का बोझ हमारे ऊपर पड़ेगा। इसके साथ साथ हमारे कर्मचारियों को ESI और प्रोविडेंट फंड वो भी हमें अपने पास से देना पड़ेगा। ये अलग बात है कि हमारे व्यापार बंद है, लेकिन ESI और प्रोविडेंट फंड का खाता चालू है। इसके अतिरिक्त जो हमारे व्यापारियों की जो पेमेंट है वो बाजार के अंदर में अटकी हुई है। सरकार के जो सरकारी विभाग है, MSME एक्ट में एक प्रावधान है कि 45 दिनों के अंदर पेमेंट हो जानी चाहिए। देश के अनेक केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के विभाग हैं जिनसे 45 दिन के 90 दिन में भी हमारे व्यापारियों को पैसे नहीं मिलते हैं। तो कुल मिलाकर के मैं ये देखूं, अगर मैं आपको मोटे शब्दों में बताऊं, तो हमारी दुकान बंद है, लेकिन हमारे ऊपर खर्चे का बोझ लगातार से जारी है। आखिर कैसे हमारे व्यापारी इन खर्चों का बोझ बर्दाश्त कर पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इस सवाल को लेकर के बहुत व्यापारी डिप्रेशन में है, बहुत व्यापारी आशंकित है, हताश है और पूरी तरीके से निराश है। जैसे अभिजीत बैनर्जी जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, उन्होंने कहा कि MSME के जितने भी लोग हैं
उनका 3 महीने का 1 तिमाही का लोन माफ कर दिया जाए। आप कह रहे हैं कि इंटरेस्ट सिर्फ डेफर किया गया है, तो आज नहीं तो कल देना ही पड़ेगा। यानी जब तालाबंदी खुलेगी, अर्थव्यवस्था कब दौड़ेगी और उस तरह से रवानगी में आएगी, तब आप उतना डबल कमाएंगे, तभी आप दे पाएंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आपकी सरकार से कोई बात हुई है? लग रहा है कि सरकार आपके लोन माफ करेगी। क्या आप इस दौरान जीएसटी भी चुका रहे हैं? क्या आप लोग इस तरह से अपनी मशीन या तरह तरह की चीजों पे, या जो बिजली का बिल होता है, जो फिक्स्ड बिजली का बिल होता है, वो सब भी चुका रहे हैं? इनमें रियायतों की मांग की है आपने? निश्चित रूप से हमने सरकार से ये कहा है कि जिस प्रकार से सरकार ने अन्य वर्गों को आर्थिक पैकेज दिया है, सरकार को व्यापारियों के लिए भी एक आर्थिक पैकेज दिया जाना चाहिए। और रवि जी, इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि जब भी लॉकडाउन खुलेगा तब हमारे व्यापारियों के पास वर्किंग कैपिटल नहीं होगा, और अगर वर्किंग कैपिटल नहीं होगा तो हम अपनी दुकानें कैसे चला पाएंगे? क्योंकि जो हमारे व्यापार का जो अमूमन पेमेंट है वो किसी भी हालत में 60 दिन से पहले वो आएगा नहीं, और अगर वो नहीं आएगा तो 60 दिन तक हम किस तरीके से अपने व्यापार को चलाएंगे, पुनर्जीवित करेंगे? उसके लिए यदि सरकार की तरफ से हमको सहारा नहीं मिला तो मुझे इस बात का भय है कि लगभग 20% व्यापारी अपना व्यापार बंद करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, और लगभग 10% व्यापारी जो उन 20% पर आश्रित है वो भी अपना व्यापार बंद करने पर मजबूर हो जाएंगे। कुल मिलाकर के यदि 7 करोड़ व्यापारियों में से लगभग 1.5 करोड़ व्यापारी यदि अपना व्यापार बंद कर देंगे तो जहां ये रिटेल व्यापार को बहुत बड़ा धक्का पहुंचेगा, वहां दूसरी ओर सरकार की जो अर्थव्यवस्था है, क्योंकि अर्थव्यवस्था की धुरी आमतौर पर व्यापारी माना जाता है, और मार्केट में जो लिक्विडिटी होती है कैश की, वो व्यापारियों के माध्यम से होती है, तो उसका बहुत बड़ा असर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। तो प्रवीण जी, हमने सरकार से ये निवेदन किया है, हमने आग्रह किया है कि अब सही समय है जब व्यापारियों को एक आर्थिक पैकेज देना चाहिए। हम भी समझते हैं कि सरकार की अपनी मजबूरियां हैं, राज्य सरकार की अपनी मजबूरियां हैं, उनके भी फाइनेंशियल सोर्सेज बंद हुए हैं, लेकिन फिर भी हम भीख नहीं मांग रहे, हम व्यापारिक सुरक्षा मांग रहे हैं, और सरकार को हमारी हैंड होल्डिंग करनी चाहिए। एक बात बताएं, किसानों को किसान सम्मान योजना के तहत 2-2 हजार रुपए मिलते थे, तो 6,000 रुपए चले गए, उनके 2,000 रुपए दे दिया गया अप्रैल का। आप लोगों का भी तो कुछ घोषणा हुई थी कि व्यापारियों को 2,000 का पेंशन मिलेगा, तो वो पैसा गया है, मिल रहा है किसी को? देखिए रवि जी, एक तो पहली बात ये है कि उस पेंशन में बहुत कम लोग जुड़े हैं, क्योंकि उस पेंशन में एक प्रावधान ये है कि वो पेंशन केवल 40 साल तक की आयु के लोगों को मिलेगी, वो भी 3,000 रुपए मिलेंगे, और वो भी आज से 20 साल बाद मिलेंगे। सवाल ये है कि 40 से लेकर के 60 साल की आयु के जो लोग हैं उनको पेंशन फिलहाल नहीं मिलेगी, क्योंकि जो आज 40 साल का है उसको 20 साल बाद जब वो 60 साल की उम्र का हो जाएगा तब उसको पेंशन मिलेगी। तो ये पेंशन के कोई मायने नहीं है फिलहाल। और हेडलाइन बड़ी बन जाती है, मायने कैसे नहीं है, हेडलाइन बड़ी बन जाती है कि देश के व्यापारियों को 3,000 रुपया पेंशन दिया गया है। मुझे एक बात बताइए प्रवीण जी, मैं समझता हूं कि बहुत सारी अभी जो आपने कहा कि आपके पास बहुत सारे कर्मचारी होते हैं, इस 7 करोड़ जो व्यापार है रिटेल सेक्टर में, उनकी ईएसआई का पैसा आप नहीं दे पाएंगे, उनकी सैलरी नहीं दे पाएंगे, लेकिन नियम तो यह है कि कानूनी कार्रवाई होगी। तो अगर आप लोगों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने लगे तो? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि सरकार भी कहीं ना कहीं इस बात को समझेगी। सरकार भी, मैं नहीं समझता कि हमारी सरकार इतनी असंवेदनशील है कि वो हमारी मजबूरियों को नहीं समझेगी। वास्तव में आप मुझे बताएं रवीश जी, यदि 1 महीने आपको पैसा ना मिले और उसके बाद आपसे कहा जाए कि आपके घर के अंदर जो नौकर है, आपका ड्राइवर है, आपके जो और लोग हैं, उनको आपको तनख्वाह देनी पड़ेगी, तो आप कहाँ से देंगे तनख्वाह? अरे ठीक है, चलिए 1 महीना दे देंगे, लेकिन दूसरा महीना आप क्या करेंगे? हमने सरकार के आदेश का पालन करते हुए अपने सभी कर्मचारियों को तनख्वाह दी है मार्च महीने की, लेकिन अब पूरे देश से मेरे पास में मैसेज आ रहे हैं कि अप्रैल महीने की तनख्वाह कहां से दें, हमारे पास में पैसे नहीं है। तो सवाल ये उठता है इसका मतलब ये हुआ प्रवीण जी, अगर आप बता सकें तो कितने लोग इसमें आप लोगों से सैलरी पाते हैं,
कितना असर पड़ेगा अगर आप अप्रैल में सैलरी ना दे पाएं, और वो लोग किस लेवल के लोग हैं जिससे हमें अंदाजा हो सके कि अगर आप में सैलरी देने की क्षमता नहीं है, आपने नहीं दी, तो समाज के निचले तबके में या बीच के तबके में किस तरह की तबाही आएगी? रवीश जी, जैसा मैं आपसे लगातार आग्रह कर रहा हूं, आपको मैं बता भी रहा हूं कि हमारे आय के साधन बहुत सीमित हो गए हैं। आय, या मैं कहूँगा आय के साधन फिलहाल हमारे सारे बंद हो गए हैं, और ऐसे में जब हमारे आय के साधन बंद हो गए हैं, हम चाह करके भी, हम भी नहीं चाहते कि जो कर्मचारी हमारे यहाँ 15 साल या 20 साल से जुड़ा है, हम उसको तनख्वाह न दें या हम उसको छोड़ दें। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे पहले सरकार ने कहा था कि उनको पैसे दिए जाएं, अब सरकार को या तो उस तनख्वाह के अंदर हमको सब्सिडी देनी चाहिए, अन्यथा सरकार को ये कहना चाहिए कि भाई आप पूरी तनख्वाह की बजाय, क्योंकि वो पूरे महीने वो घर पर बैठे हैं, तो उनको आप उनके गुजारे बसर के लिए जो उचित परसेंटेज लगती है वो परसेंटेज आप दे दें। वहां तक तो देखिए हम बोझ भुगत रहेंगे, लेकिन यदि 100% बोझ यदि मेरे कंधे पे डाला जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि इसके लिए सरकार को अपने नियम बदलने पड़ेंगे, आदेश में बदलाव करना पड़ेगा। देखिए मुझे, आप ऐसे नहीं कर सकते। देखिए रवीश जी, सरकार समय की ये मांग है कि, और मैं मानता हूं कि सरकार ने जब ये आदेश दिया था उस समय परिस्थितियां बहुत विकट थी, और ये भी बात सही है कि कोई व्यक्ति को, चाहे वो हमारा कर्मचारी क्यों ना हो, उसको उसके परिवार को पोषित करना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर केवल पोषित करने तक की जिम्मेदारी हो, तो मेरा अपना मानना है कि जो कर्मचारी की तनख्वाह थी उसका 30-35% भी यदि हम उसको दे देंगे तो वो अपने परिवार को चला सकता है। तो बजाय 100% तनख्वाह देने के, अगर 30-35% तनख्वाह हमको कही जाए तो शायद उस बोझ को हम बर्दाश्त कर लेंगे। और अगर एक आखिरी सवाल है कि क्या आप लोग जीएसटी देते हैं? एक व्यापारी ने पटना से लिखा था कि उनकी 20 लाख कुछ इस तरह से जीएसटी हो जाती है, दुकानें बंद हैं। मैं समझ नहीं पाया, इस लाइन का उत्तर विशेषज्ञ नहीं हूं। और किसी ने लिखा कि उनका बिजली बिल जो है वो फिक्स है, 2 लाख रुपए का कमर्शियल, वो देना ही देना पड़ता है जबकि सब कुछ बंद है। तो इन सब चीजों में भी रियायतें चाहिए आपको सरकार से? देखिए, हमारे सुझाव पर केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को ये कहा था कि वो जो बिजली के फिक्स चार्जेस है, पानी के जो फिक्स चार्जेस है, उनको फिलहाल खत्म कर दें और जो एक्चुअल कंजम्पशन है उस पर लिया जाए। कुछ राज्यों ने उस पर अमल किया, लेकिन बाकी राज्यों ने उसके ऊपर अमल नहीं किया। तो मुझे लगता है कि इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार दोनों को मिलकर के निर्णय लेना होगा। और ये बड़ी वाजिब बात है कि जब मैं मीटर यूज ही नहीं कर रहा तो मुझ पर फिक्स चार्जेस किस बात के लगाए जाए? तो ऐसे बड़े सवाल है। और रवीश जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब अकाल पड़ता है तो देश में किसानों की मदद की जाती है। आज कोरोना देश के व्यापारियों के लिए किसी भी प्रकार से अकाल से कम नहीं है। तो आज व्यापारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ देख रहे हैं, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को व्यापारियों की हैंड होल्डिंग करनी चाहिए, तभी हम अपने व्यापार को सुरक्षित रख पाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण खंडेलवाल। व्यापारियों के पक्ष में उनके भीतर किस तरह की समस्याएं उभर रही हैं, क्या उम्मीदें हैं, क्या सरकार कर पाई है, इसके बारे में हमसे बता रहे हैं। इनसे बातचीत करके यही लग रहा है कि भले ही टेलीविज़न के न्यूज़ चैनलों के स्क्रीन से ये मुद्दा गायब हो, लेकिन देश के करोड़ों व्यापारी वर्ग के लोगों के बीच दिन रात परेशानी का सबब बना हुआ है कि कब उन्हें राहत दी जाएगी। उनकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब होती जा रही है। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। नमस्कार।